नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक मोटरसाइकिल का सूची मूल्य इसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, इसे 30% की छूट पर बेचा जाता है, डीलर का हानि प्रतिशत ज्ञात करे। हमें क्या निकालना है? डीलर का हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोटरसाइकिल का सूची मूल्य इसके लागत मूल्य से 20% अधिक है, यानी हम यहाँ से सूची मूल्य और लागत मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है? हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। हमारा कंसेप्ट है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हम यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एमपी जो है सीपी से 20% अधिक है। तो देखिए हम इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। यानी सीपी अगर 5 यूनिट होगा तो एमपी कितना होगा? 6 यूनिट। सीपी अगर 5 यूनिट होगा तो एमपी कितना होगा? 6 यूनिट होगा। अब देखिए हमें जो है प्रॉफिट परसेंट नहीं दिया हुआ है, हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ डिस्काउंट परसेंट पुट करेंगे। ये हमारे क्या है? 100 माइनस डिस्काउंट हमें क्या दे? 30%। अब देखिए हम यहाँ से इस इक्वेशन से पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6/5 इक्वल टू 100 प्लस पी बटा हमारा क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब देखिए 5 से हम 70 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा? 14 बार में। हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा 100 प्लस पी इक्वल टू, हम अगर 14 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब देखिए इस 100 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे, तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं पी इक्वल टू 84 माइनस 100। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा पी क्या निकल के आ जाएगा? पी निकल के आ जाएगा -16। अब देखिए प्रॉफिट कभी माइनस में नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा होगा? यहाँ जो है 16% का हानि हो रहा होगा। और हमसे जो है हानि प्रतिशत पूछ रहा था। हानि प्रतिशत हमारा क्या निकल के आ गया? 16% निकल के आ गया। हानि प्रतिशत क्या निकल के आ गया? 16% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? अब से यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद का आयु का योगफल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए और बी की वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में ए और बी के वर्तमान आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें जो है वर्तमान का हमें रेशियो दिया है। वर्तमान का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? 9:10 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 8 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में 8 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। 8 वर्ष बाद का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? 11:12 दिया हुआ है। अब देखिए हम सबसे पहले आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। यानी जितना वर्तमान में होगा उतना ही जो है 8 वर्ष बाद होगा। अब देखिए हमने मान लिया कि ए की जो वर्तमान आयु है वो 9 यूनिट है और बी की जो वर्तमान आयु है वो 10 यूनिट है। यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए 8 वर्ष बाद ए की जो आयु है वो 11 यूनिट है और बी की जो आयु है वो 12 यूनिट है। यानी यहाँ आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। यानी अंतर हमारा बराबर निकल के आ गया। अब देखिए वर्तमान में ए की जो आयु है वो 9 यूनिट है और 8 वर्ष बाद कितना हो जा रही है? 11 यूनिट। यानी ए की आयु में कितने का वृद्धि हो गया? 2 यूनिट का वृद्धि हो गया। और देखिए वर्तमान में बी की आयु अगर 10 यूनिट है तो 8 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है? 12 यूनिट। यानी बी की आयु में कितना का वृद्धि हो रहा है? बी की आयु में 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए दोनों के आयु में 2-2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। अब देखिए हम वर्तमान से कितने वर्ष बाद जा रहे हैं? यानी वर्ष में हम कितने का वृद्धि कर रहे हैं? 8 वर्ष का। वर्ष में हम 8 वर्ष का वृद्धि कर रहे हैं। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया कि इस 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा? 8 वर्ष के बराबर होगा। 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर होगा? 8 वर्ष के बराबर होगा। 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 8 वर्ष होगा। तो हम यहां से ए और बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 8 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4 वर्ष। ए की वर्तमान आयु क्या है? 9 यूनिट। यानी 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा?
9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36 वर्ष, 9 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 वर्ष, और बी की वर्तमान आयु क्या है 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40 वर्ष। अब देखिए ए की वर्तमान आयु क्या निकल के आ गया 36 वर्ष और बी की वर्तमान आयु क्या निकल के आ गया 40 वर्ष। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 3 वर्ष बाद आयु का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए 3 वर्ष बाद ए की आयु कितना हो जाएगा 39 वर्ष, 3 वर्ष बाद ए की आयु कितना हो जाएगा 39 वर्ष, और 3 वर्ष बाद बी की आयु कितना हो जाएगा 43 वर्ष। हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 82 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 82 वर्ष निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 82 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 17 और 13 के वर्गों के अंतर में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए हम सबसे पहले 13 और 17 के वर्गों का हम अंतर निकाल लेते हैं। देखिए 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग क्या होता है, 17 का वर्ग होता है 289, 17 का वर्ग क्या होता है 289। 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग होता है 169, 13 का वर्ग क्या होता है 169। हम यहाँ अंतर निकालेंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 120 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि दोनों के वर्गों के अंतर में हम क्या जोड़े ताकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए 120 में हम क्या जोड़े ताकि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए 121 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी 121 जो है 11 का स्क्वायर है, यानी अगर हम इसमें एक ऐड कर लेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 15 मिनट में टंकी का 3/16 भाग भर जाता है तो शेष टंकी कितने समय में भरेगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि टंकी का 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है, तो हमसे पूछ रहा है कि शेष टंकी कितने समय में भरेगी। तो देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 16 यूनिट, हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 16 यूनिट। अब देखिए 16 का 3/16 यानी 16 का 3/16 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 यूनिट भरने में कितना समय लग रहा है 15 मिनट का समय लग रहा है। 3 यूनिट भरने में 15 मिनट का समय लग रहा है, तो 1 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 1 यूनिट भरने में समय लग जाएगा 5 मिनट का, 1 यूनिट भरने में 5 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए 16 यूनिट में से 3 यूनिट जो है टंकी भर गई, तो हमसे पूछ रहा है शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा, यानी शेष कितना हो जाएगा 13 यूनिट, यानी 13 यूनिट भरने में कितना समय लग जाएगा। 1 यूनिट भरने में अगर 5 मिनट का समय लग रहा है तो 13 यूनिट भरने में कितना समय लग जाएगा 65 मिनट का समय लग जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 65 मिनट, यानी शेष टंकी भरने में कितना समय लग जाएगा 65 मिनट का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की इसकी चाल से 150% अधिक है। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना है। अब देखिए जब भी नाव धारा की दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा की इसकी चाल से 150% अधिक है, यानी हम यहां से धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम उसके लिए सबसे पहले इस 150% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 150% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो देखिए हमने मान लिया कि नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है, यानी जब धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की इसकी चाल से 150% अधिक है, यानी धारा की विपरीत दिशा में अगर नाव की स्पीड अगर 2 यूनिट होगी तो धारा की दिशा में क्या होगी, इससे 3 ज्यादा यानी 5 यूनिट होगी, यानी हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं 5:2, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हमने यहां मान लिया कि धारा की दिशा में नाव का जो स्पीड है वो 5a है और धारा के विपरीत दिशा में नाव का जो स्पीड है वो 2a है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, यानी धारा की दिशा में अगर 80 किलोमीटर जाएगा 5a की स्पीड से तो कितना समय लग जाएगा, 80/5a का समय लग जाएगा।
और जब धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाएगा 2a के स्पीड से, 2a के स्पीड से 50 किलोमीटर जाएगा 2a के स्पीड से, तो कितना समय लग जाएगा? 50/2a समय लग जाएगा। इन दोनों समय को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 8.2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू निकल के आ जाएगा तो हम यहाँ से धारा की दिशा और धारा के विपरीत दिशा में नाव का हम स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले हम यहाँ से इसे 5 से काट लेते हैं। ये 5 से कितने बार में जाएगा? ये 5 से चला जाएगा 16 बार में। ये 2 से कितने बार में जाएगा? 25 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा क्या बच गया? a, और यहाँ भी क्या बच गया? a, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब देखिए ऊपर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 16 प्लस क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 8.2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 41, और हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? a गुने 8.2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब देखिए 41 से ये कितने बार में जाएगा? ये 41 से चला जाएगा, 0.2 बार में चला जाएगा। अब देखिए अगर हम इस 0.2 को उस साइड लेके जाएंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/0.2 हो जाएगा, और हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा क्या चला जाएगा? 10 चला जाएगा, यानी 10/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा a क्या निकल के आ जाएगा? a निकल के आ जाएगा 5। a क्या निकल के आ जाएगा? 5। और हमसे पूछ रहा था धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है? 5a, यानी हम यहाँ से 5a का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a का वैल्यू हमारा 5 निकल के आया है, तो 5a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5a का वैल्यू हो जाएगा 25 किलोमीटर पर घंटा। और हम यहाँ से 2a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a का वैल्यू हो जाएगा 5 हम रखेंगे a की जगह, ये हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा की दिशा में नाव का स्पीड क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में नाव का स्पीड क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ रहा था धारा की दिशा में, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 25 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम MDH फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि 30 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो हमने मान लिया कि x दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। 3 से 24 कितने बार में जाएगा? 8 बार में। यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? 8 में हम 2 से गुणा करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 16, यानी x क्या निकल के आ गया? 16, यानी उस काम को 30 व्यक्ति कितना दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 16 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक टंकी अपनी 3/4 की धारिता तक जल से भरी है। एक नल उसे 12 मिनट में भर सकती है और दूसरी नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकती है। यदि दोनों नल एक साथ खोली जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया? 12 मिनट, और दूसरा समय क्या दिया? 8 मिनट। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम 12 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। 12 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 12 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। हम टंकी की धारिता मान लेंगे 24 यूनिट। टंकी की धारिता मान लेंगे 24 यूनिट। अब देखिए एक भरने वाला नल है जो टंकी को 12 मिनट में भर रहा है, और एक खाली करने वाला नल है जो टंकी को 8 मिनट में खाली करे, 8 मिनट में खाली करे। अब देखिए हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। निगेटिव का सिंबल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि निगेटिव काम करे, यानी खाली करने का काम करे, इस कारण हम यहाँ निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ से दोनों नल का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक भरने वाला नल जो है वो 12 मिनट में 24 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरा होगा? 2 यूनिट। और एक खाली करने वाला नल है जो 8 मिनट में 24 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना खाली कर रहा होगा? 3 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए दोनों नल का इफिशियंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टंकी अपनी 3/4 की धारिता तक जल से भरी है। तो देखिए हमने धारिता क्या मान कर रखा है? 24 यूनिट। तो हम इसका अगर 3/4 निकालेंगे, 24 का अगर हम 3/4 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 18 यूनिट, यानी टंकी जो है 18 यूनिट भरी है। और हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, यानी भरने वाला और खाली करने वाला दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाएगा,
तो भरने वाला 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरेगा और खाली करने वाला 1 मिनट में 3 यूनिट पानी खाली कर देगा। यानी भरने वाला 2 यूनिट भरेगा और खाली करने वाला 3 यूनिट खाली करेगा, यानी 1 यूनिट ज़्यादा खाली कर देगा। अब देखिए हमें टंकी में पानी कितना भरा हुआ है 18 यूनिट, और 1 यूनिट खाली जो है, दोनों नल को अगर एक साथ खोल दे रहे हैं तो 1 यूनिट पानी 1 मिनट में खाली हो जा रहा है। यानी 18 यूनिट खाली होने में 18 यूनिट खाली होने में कितना समय लग जाएगा? 18 यूनिट खाली होने में 18 मिनट का समय लग जाएगा। यानी दोनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में खाली हो जाएगी? 18 मिनट में खाली हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल गया? 18 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि 450 रुपए की धनराशि सरल ब्याज पर 3 वर्षों में 504 रुपया हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर 650 रुपए की धनराशि 2/1/2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो देखिए हमें सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 450 रुपए की धनराशि, 450 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में कितना हो जा रही है? 504 रुपया हो जा रही है। 3 वर्षों में 504 रुपया हो जा रही है। तो देखिए यहाँ टोटल एसआई कितना मिल गया? यहाँ टोटल एसआई कितना मिल गया? 504 में से अगर हम 450 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 54 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 54 रुपया। यानी 3 वर्ष में 54 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? 18 रुपये का ब्याज मिलेगा। क्योंकि एसआई में हमें प्रत्येक साल बराबर ब्याज मिलता है, तो 3 वर्ष में अगर हमें 54 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 18 रुपये का ब्याज। यानी 18 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पे? 450 पे। कितने पे? 450 पे गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से 0 से 0 काट सकते हैं। हम इसे अगर 9 से काटेंगे तो ये 9 से 2 बार में जाएगा। ये 9 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से 10 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। हम 2 में 2 से गुना करेंगे, यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ जाएगा? 4% निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि उसी ब्याज दर पर 650 रुपए की धनराशि 2/1/2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? तो देखिए हम यहाँ अगर एसआई निकालेंगे, हम यहाँ एसआई निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 650 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है? 4%। टाइम हमारा क्या है? 2/1/2 वर्ष। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 5/2 वर्ष। यानी ये हमारा हो जाएगा 100 गुने 2 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं। उसके बाद हम इस 2 से अगर 4 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में। इस 2 से अगर हम 10 को काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। 5 से हमारा 5 कट जाएगा। यानी यहाँ जो है एसआई कितना मिल जाएगा? यहाँ एसआई मिल जाएगा 65 रुपए का। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है अमाउंट। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? हम प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी 650 में अगर हम 65 ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, 11 के 1, हाथ में 1, ये हो जाएगा 7। यानी हमारा क्या निकल के आएगा? 715 रुपये निकल के आ गया। हमारा जो है अमाउंट क्या निकल के आएगा? 715 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक लड़का 12 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति पर स्कूल पहुंचने के लिए 20 मिनट लेता है। यदि 15 मिनट में स्कूल पहुंचना है तो औसत गति कितनी होनी चाहिए? अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया कि एक लड़का 12 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति पर स्कूल जाता है तो स्कूल पहुंचने में 20 मिनट का समय लगता है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर स्कूल 15 मिनट में पहुंचना हो तो औसत गति कितनी होनी चाहिए? अब देखिए जिस दूरी को पहले जो है 20 मिनट में तय कर रहा था, अब उसी दूरी को 15 मिनट में तय करना है। यानी दूरी क्या है? फिक्स है। तो देखिए हमें स्पीड दिया हुआ है और हमें समय दिया हुआ है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। हमें स्पीड दिया हुआ है और हमें समय दिया हुआ है, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए हम स्पीड में समय से गुना करेंगे। स्पीड हमारा क्या दिया? 12 किलोमीटर पर घंटा, और हमें समय क्या दिया? 20 मिनट। हमें समय क्या दिया? 20 मिनट। अब देखिए दूरी हमारा क्या हो गया? 12 किलोमीटर पर घंटा गुने 20 मिनट हो गया। अब देखिए इसी दूरी को 15 मिनट में तय करना है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम समय से भाग देंगे। यानी यहाँ से हो जाएगा 12 किलोमीटर पर घंटा गुने 20 मिनट बटा हमारा क्या हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा। बटा क्या हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से मिनट कट जाएगा। हम अगर इसे 5 से काट ले तो ये 5 से जाएगा 3 बार में, और ये 5 से जाएगा 4 बार में। 3 से 12 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। यानी यहाँ से स्पीड हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 4 में हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 किलोमीटर पर घंटा। यानी औसत गति कितनी होनी चाहिए? 16 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए 15 मिनट में स्कूल पहुंचने के लिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पी क्यू एवं आर क्रमशः 500 रुपया, 630 रुपया तथा 700 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पी को 75 रुपया लाभ प्राप्त होता है तो क्यू को कितना मिलेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में तीनों का हमें पूंजी दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में तीनों का पूंजी दिया हुआ है और हमें क्या दिया है, पी का लाभ दिया हुआ है और हमसे पूछ कह रहा है क्यू का लाभ पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए तो हमें क्वेश्चन में पी का लाभ दिया हुआ है तो हम वहां से क्यू का लाभ बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में तीनों का पूंजी तो दिया हुआ है लेकिन हमें इस क्वेश्चन में समय के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी हम ये मान के चलेंगे कि तीनों के पास समय क्या है, बराबर है। देखिए जब समय बराबर होता है तो जिस रेशियो में हमारा पूंजी रहता है उसी रेशियो में हमारा लाभ बढ़ता है, यानी जो हमारा पूंजी का रेशियो होगा वही क्या होगा, लाभ का रेशियो होगा। तो देखिए हम यहाँ पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में तीनों का पूंजी दिया हुआ है तो हम यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ रेशियो निकालेंगे P/Q/R का। अब देखिए P का हमें पूंजी क्या दिया हुआ, 500 रुपया, P का हमें पूंजी क्या दिया 500 रुपया, Q का हमें पूंजी क्या दिया 630 रुपया, Q का हमें पूंजी क्या दिया 630 रुपया और हमें R का पूंजी क्या दिया 700 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं। अब देखिए यहां से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा रेशियो निकल के आ गया 50/63/70 निकल के आ गया। यानी उस लाभ में से P को अगर 50 यूनिट मिला होगा तो Q को कितना मिला होगा 63 यूनिट और R को कितना मिला होगा 70 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि P को कितना मिल रहा है 75 रुपया मिल रहा है, यानी इस 50 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस 50 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 रुपया। अब देखिए हम इस 50 में कितना से गुना करेंगे कि ये हमारा 75 रुपया हो जाएगा, यानी 50 में अगर हम 1.5 से अगर हम गुना कर ले, 50 में अगर हम 1.5 से गुना कर ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा 75 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्यू का हमसे लाभ पूछ रहा है, यानी इस 63 में भी हमें गुना करना पड़ेगा 1.5 से। अगर हम 63 में 1.5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 94.5 रुपया हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, क्यू का लाभ क्या निकल के आ गया 94.5 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।